हेलो व्यूअर्स। इस लेक्चर में आज हम आपको फिर से एक बार क्लास 11th के मैथ्स का सेट थ्योरी का लेक्चर लेकर आए हैं। और आज के सेट थ्योरी के इस लेक्चर में हम इसमें आपको सेट्स के जो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं और उसके क्या मीनिंग्स होते हैं इसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ सेट्स के टाइप्स को भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर आपके लिए डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक और बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा लेक्चर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेट्स के अंडर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर इसके टाइप्स को बताएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं इसके बेसिस पे सेट्स को दो कैटेगरी में रखा गया है। जो पहला कैटेगरी है जिसे कहा गया है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स को कहते हैं जिसके इनसाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। मतलब इस सेट ऐसे सेट्स जिसके अंडर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसे काउंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद इन ए सेट इज काउंटेबल। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद इन ए सेट अगर काउंटेबल होगा तो उसे हम फाइनाइट सेट्स के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ए, ठीक है, यहाँ पर सेट ए ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स है और एक्स इज ए वॉवेल। तो हम जानते हैं यहाँ पर इस सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वह कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेट्स के अंडर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। मतलब यहाँ पर हमने इसके सारे एलिमेंट्स को काउंट करके आपको बता दिया, तो इसलिए यह सेट एक फाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरह से बी अगर हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, यहाँ पर सेट बी का डिस्क्रिप्शन है ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 90। तो यह यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 90 लेस देन 90 है, मतलब यहाँ 89। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेट्स के अंदर टोटल 89 एलिमेंट्स होंगे। तो 1 2 3 पहले 3 या 4 एलिमेंट को हम इस कंडीशन में लिखते हैं, उसके बाद कॉमा देकर ओनली 3 डॉट्स लिखते हैं। मतलब अगर एक सेट्स में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो बट काउंटेबल हो तो उसके 3 या 4 पहले एलिमेंट्स को, जो फर्स्ट 3 या 4 एलिमेंट है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद कॉमा यूज़ करके ओनली 3 डॉट्स लिखकर लास्ट में कॉमा लिखकर उसके लास्ट एलिमेंट को हम लिखकर कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। तो यह भी एक फाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी जो इस सेट्स मतलब इस कंडीशन में जो दूसरा कैटेगरी का सेट होता है इसे इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट्स। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद इन ए सेट काउंटेबल के प्लेस पे अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, जब भी किसी सेट्स के इनसाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट्स के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं P, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक सेट P है जिसका यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन को लिखा गया है कि ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर
ग्रेटर देन 100। तो इसको अगर हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ग्रेटर देन 100 मीन्स 101 सबसे पहला एलिमेंट होगा, उसके बाद 102, 103 और अप टू यह चलता चला जाएगा, ठीक है, मतलब यह ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने इसके फर्स्ट 3 या 4 एलिमेंट्स को लिखा है, उसके बाद कॉमा देकर हम सिर्फ 3 डॉट्स यूज़ करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर 3 डॉट्स के बाद इसमें हम जानते हैं कि इसके एलिमेंट्स एंडलेस होंगे, तो यह 3 डॉट्स के बाद हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। यह 3 डॉट्स शो करता है कि अब 103 के आगे इस सेट्स के इनसाइड एंडलेस एलिमेंट है, मतलब यह खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यह एक इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट्स और उसके कन्वेंशनल सिंबल को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट, ठीक है। यहाँ पर जो भी इनफाइनाइट सेट्स हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके सिंबल्स, ये कन्वेंशनल सिंबल है, मतलब ये सिंबल्स मैथमेटिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है और ये अपने सिंबल से ही अपने आइडेंटिटी को बताता है। तो सबसे पहला जो सेट है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से, ठीक है, और ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जानते हैं, नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट्स के कैटेगरी में आता है। तो इसके फर्स्ट 3 या 4 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3 और ये 3 डॉट देकर हम कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर यह नेचुरल नंबर का आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी टेबुलर फॉर्म में इसके वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। दूसरा जो सेट है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है W, ठीक है, W मतलब सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर आपको मालूम ही होगा कि जब हम नेचुरल नंबर के फैमिली में सिर्फ 0 को शामिल करते हैं तो जो नया सेट फॉर्म होता है उसे होल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे 0, 1, 2, 3। तो सिर्फ हमने नेचुरल नंबर के फैमिली में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 को शामिल किया है जो अब नए फैमिली होल नंबर के सेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और यह भी एक इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल है जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पर 3 डॉट्स से मेंशन किया है, ठीक है। अब आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से, ठीक है, और कभी कभी I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 सिंबल यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, बट जो फ्रिक्वेंटली सिंबल यूज होता है वो है Z। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इंटीजर्स के बारे में आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर -3 इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। तो सबसे पहले हम 0 को लिखते हैं। 0 के राइट साइड नंबर लाइन पे अगर हम लिखेंगे तो 0 के राइट साइड जो भी इंटीजर होते हैं वह पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड जो भी इंटीजर होते हैं वह नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। -3, -2, -1 और इधर भी यहाँ पर डॉट होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह जो हमने सेट लिखा है यह इंटीजर्स के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 के राइट साइड 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी या काउंटलेस, ये सारे इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड यहाँ पर -1, -2, -3 ये सारे इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है। आपको याद रखना है 0 हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 न्यूट्रल इंटीजर, 0 न्यूट्रल
इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर कहने का मतलब अगर हम +0 हमारे पास कुछ रिजल्ट कैलकुलेशन करने के बाद +0 रिजल्ट आया है तो हम इसे +0 नहीं लिखकर सिर्फ 0 लिखेंगे, या कैलकुलेशन करने के बाद अगर हमें रिजल्ट के तौर पे -0 आया है तो यहाँ पर हम -0 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 का कोई भी साइन नहीं होता है, इसलिए इसे एक न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है। और हमारे नंबर सिस्टम में 0 ही एकमात्र ऐसा इंटीजर है जो न्यूट्रल है। बाकी जो भी इंटीजर्स होंगे वो या तो पॉजिटिव इंटीजर्स के कैटेगरी में आएंगे या नेगेटिव इंटीजर्स के कैटेगरी में आएंगे। और रेशनल अभी हम रियल नंबर के पास पहुंचेंगे तो और आपको यहाँ पर बहुत सारे बात मालूम होंगे, ठीक है। अब z के बाद z लेकिन ऊपर में माइनस है, तो यह सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, z, लेकिन ये माइनस इसके ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इसे हम इस तरह से लिखेंगे -1 -2 -3 और यह 3 डॉट, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड नंबर लाइन पर जो इंटीजर्स पाए जाते हैं या जो इंटीजर्स होते हैं उसे नेगेटिव इंटीजर्स के कैटेगरी में रखा जाता है। और यह शुरू होता है -1 से, फिर -2 -3, जिसमें -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, यह ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। -1 एक ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स इन्फिनाइट हैं, इन सब में जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो -1 है। बाकी सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यह नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब इसी के ऊपर अगर हम प्लस लगा दें यहाँ पर तो सेट ऑफ नेगेटिव की जगह सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका वैल्यू होगा z प्लस का 1 2 3, ठीक है। तो यह पॉजिटिव इंटीजर्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। अगर आप नेचुरल नंबर से कंपेयर करें तो नेचुरल नंबर के सेट्स भी सेम यही होते हैं, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर दोनों सेम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के कैटेगरी में आते हैं। और इस केस में यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें 1 यह सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 1 जो है वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर से अगर हम z लिखते हैं और नीचे 0 देते हैं और ऊपर माइनस, तो कहने का मतलब यहाँ हमारा अब इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ यह एक्सटेंड करेगा। तो 0 से स्टार्ट होकर और साथ ही साथ इसके साथ सारे नेगेटिव इंटीजर्स को मिलाकर जो सेट हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे उसे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जो 0 से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इंटीजर्स की ओर जाएगा, मतलब 0 विथ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, 0 विथ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अगर हम z 0 प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर इंटीजर्स जो सेट फॉर्म करेगा वो इंटीजर्स का होगा, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होगा और इसके बाद इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को शामिल करना है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दिया है। अब देख सकते हैं 0 माइनस मतलब 0 और सारा नेगेटिव इंटीजर्स लेना है
और सारा पॉजिटिव इंटीजर्स छोड़ देना है, इसलिए इसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और इस केस में हमें 0 लेना है और सारा पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, मतलब सारा नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ देना है, इसलिए इसे हम कहेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी या अप टू एंडलेस। और इसे अगर हम गौर से देखें तो यह होल नंबर्स के सेट को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर का सेट में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों सेम सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। और ये कन्वेंशनल सिंबल है, ये सिंबल आप जब भी हम यह सिंबल लिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इस पूरे सेट्स के वैल्यू को नहीं लिखना है। अब इंटीजर्स के बाद आता है क्यू, ठीक है। क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q दोनों इंटीजर होगा। यहाँ पे p इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा और q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है यह इंटीजर होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है यह भी इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर में लेकिन 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि यह हम जानते हैं यह जो सिंबल है यह डिवीज़न को भी रिप्रेजेंट करता है। और q इंटीजर में सारा वैल्यू ले सकता है सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 से डिवीज़न डिफाइन नहीं है। तो इसके डेफिनेशन को कुछ इस तरह से लिखा गया है कि ऑल एलिमेंट ऑफ x वेयर x इक्वल्स टू p बाय q, वेयर p जो न्यूमरेटर है बिलोंग्स टू z, ठीक है। q यह भी बिलोंग्स टू z बट q 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह रेशनल नंबर का आपका सेट बिल्डर में इस तरह से इसका फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल 3/11 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर 3 पॉजिटिव इंटीजर है और 11 भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दोनों इंटीजर हैं। -7/9 यह भी रेशनल नंबर है। 0/11 यह भी रेशनल नंबर है। इवन 0/11 जानते हैं 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -5 को -5/1 लिख सकते हैं, 12 को 12/1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी इंटीजर या कोई भी नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा, चूँकि जानते हैं कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर्स को हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखकर उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस तरह से यह p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी आपका नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे होल नंबर्स, सारे के सारे आपका नेचुरल नंबर्स जो सब इन्फिनाइट सेट्स हैं, ये सब रेशनल नंबर में आते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे रेशनल नंबर ऐसे हैं जो ये इंटीजर्स से हटके हैं, जैसे 3/11 ये सब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यह एक प्योर रेशनल नंबर के फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। रेशनल नंबर के बाद हम आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में बताते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, इन तीनों के सारे प्रॉपर्टीज़ को हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। आप सारे जो यहाँ पे इसके टर्म्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे आपको ओवरऑल क्लास 12 तक आपको याद रखना होगा। तो फिलहाल अभी हम डेफिनेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी, इरेशनल नंबर के सेट्स को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेट ऑफ
इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका सिर्फ यही डेफिनेशन है कि जो भी नंबर रेशनल नहीं होंगे वह इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए यहाँ पे तो ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स होगा, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहाँ पे p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू z और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी देंगे मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने से ही नहीं हो जाएगा, सिर्फ p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर p इंटीजर और q इंटीजर, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, p इंटीजर होता है, q इंटीजर होता है और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो अगर ऐसा कर पाते हैं तो यह रेशनल नंबर हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल 3/√11। तो 3/√11 में आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में इंटीजर है बट डिनोमिनेटर में यह इंटीजर नहीं है, तो यह एग्जैक्टली p बाई क्यू के फॉर्म में तो है बट यहाँ पर यह इंटीजर है, यह इंटीजर नहीं है। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू z बट -√11 डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर यह आपको रिप्रेजेंट कर रहा है t। ठीक है, मतलब इसे लिख सकते हैं बिलोंग्स टू 3/√11 बिलोंग्स टू t। उसी तरह से √3 को √3/1 लिख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर 1 इंटीजर है बट √3 इंटीजर नहीं है, तो यह भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, उसी तरह से √3/√11, या तो दोनों का दोनों यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इंटीजर नहीं है, जबकि यह p बाई क्यू के फॉर्म में है बट यहाँ पर दोनों के दोनों √3 एंड √11 यह दोनों इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यह भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स को अभी और डिटेल से आपको पढ़ना होगा। अपने क्लास 9th और क्लास 10th अपने जो आप स्कूल में जो सिलेबस था उसमें आप इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, बट अभी भी आपको अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, आपको सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सेट है नंबर का और सबसे ज़्यादा यूज होगा, मतलब सारे क्वेश्चंस लगभग इसी के होंगे, वह है R। ठीक है, R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। क्लास 11th और क्लास 12 के मैथ्स में जितने भी नंबर्स या जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और उसमें अगर नंबर्स के यूज हैं तो वो सारे नंबर्स अंडरस्टूड होते हैं, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब हमारा क्लास 11th और क्लास 12 का सिलेबस बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में बेस्ड ऑन रियल नंबर्स सारा चैप्टर्स होगा। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है, अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, इनको मिक्स कर दें तो जो नया सेट नंबर का फॉर्म होगा वो रियल नंबर का होगा। ठीक है, मतलब इसे लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इज रैशनल और एक्स इज इरेशनल। ठीक है, अगर x रैशनल नंबर है तब भी वह रियल नंबर होगा, अगर वह x इरेशनल है तब भी यह रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यह इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब x जैसे 2/11 यह रियल नंबर होगा, चूँकि यह रैशनल है तब भी रियल नंबर होगा, और 3/√13 जानते हैं यह इरेशनल नंबर है लेकिन इरेशनल है तब भी यह रियल नंबर होगा। ठीक है, -5/11 यह भी रियल नंबर होगा, -3 चूँकि यह रैशनल नंबर है, चूँकि इसके नीचे 1 है तो यह भी रियल नंबर होगा। ठीक है, मतलब जो भी नंबर अब हम लिखेंगे ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर होंगे, चूँकि रैशनल नंबर अपने अंदर सारा इंटीजर, सारा नेचुरल नंबर और सारा होल नंबर को
संभाल लेता है। तो इस तरह से जो भी नंबर हम लिखेंगे यह रियल नंबर ही होगा, कुछ केसेस को छोड़कर, चूँकि नंबर्स और भी तरह के होते हैं जो कि इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इसके बारे में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर्स में जानेंगे, ठीक है। तो ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और बाद में रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आपको बताएंगे। और एक बात यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि अभी तक मैंने जो भी यहाँ पर सेट्स को आपको डिस्क्राइब करके बताया है, ये सारे के सारे सेट्स इन्फिनाइट सेट्स थे, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल थे, ठीक है। अब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बारे में आपको मालूम ही होगा कि अगर यहाँ पर a/b के फॉर्म में हो, मतलब कोई वेरिएबल है x, अगर इसका वैल्यू a/b के फॉर्म में है, a इंटीजर से बिलोंग करता है, b भी इंटीजर से बिलोंग करता है और b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो यह रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में होते हैं और कुछ खास तरह के उसमें कैरेक्टर होते हैं जब वो रेशनल नंबर कहलाएगा, और रेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर वह इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे 0.5, तो 0.5 का मतलब हम जानते हैं 5/10 मीन्स 1/2, तो 0.5 यह एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। यह डेसिमल, यह जो आप पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ज्योमेट्री का टर्म है, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा में इसे डेसिमल बोला जाता है, ठीक है। तो 0.5 यह एक डेसिमल नंबर है, यह आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, यह डेसिमल नंबर है। और जब हमने इसके फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट किया तो यह 1/2 जो कि रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 0.2 या इस तरह के जो भी नंबर होंगे, 0.5, 0.21, 0.31, 1.215, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अगर काउंटेबल होते हैं, जैसे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद इन दोनों में 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट्स है, तो डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल होते हैं तो ये सारे डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर आपको लिखाया है ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपको याद रखना है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल होने चाहिए, मतलब उसे हम काउंट कर सकते हैं, 2, 4, 5, 10, 20, 1000 या लाखों में हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली कभी न कभी यह नंबर ऑफ डिजिट्स जो हम लिखेंगे उसका एंड होगा, इसलिए इसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो क्या सारे दूसरे तरह के भी डेसिमल नंबर होते हैं? यस, ठीक है। तो दूसरा जो नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं 1/3, तो 1/3 का मतलब हो गया 1 को हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 3 जो 9, 1, फिर डेसिमल यहाँ पर 3 3 जो 9, फिर तो यह चलता जाएगा, ठीक है, यह चलता जाएगा इस तरह से। तो हम जानते हैं 1/3 हम जानते हैं रेशनल नंबर है, 1/3 रेशनल नंबर है, और इसका लेकिन यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, इसका जो डेसिमल नंबर फॉर्म है यह 0.333 और यह 3 डॉट लिखा है हमने, मतलब यह टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग नहीं है तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद यह 3 रिपीट कर रहा है,
0.333, इसे हम 0 जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। और यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। इस तरह का डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर या रेकरिंग डेसिमल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल नंबर, रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इस तरह के रेशनल नंबर को इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या रेकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और ये सारे के सारे इस तरह के जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं यह रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है आपका 10/3, जानते हैं रेशनल नंबर है। यहाँ पे 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 डेसिमल, तो यह एंडलेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेसिमल के पहले 0 था, यहाँ डेसिमल के पहले 3 है। तो यह भी आपका, इसको अगर हम लिखेंगे शॉर्ट में तो 3 जो नंबर रिपीट कर रहा है इसके ऊपर बार लगा के लिखेंगे। तो यह एक रेकरिंग डेसिमल नंबर है जो 10/3 को रिप्रेजेंट करता है और यह रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और दूसरे तरह के नंबर होते हैं 3 जैसे हम लिखते हैं 32, 32, 32, ठीक है। तो यह भी एक डेसिमल नंबर है बट यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो यहाँ पर रिपीट कर रहा था ओनली 1 डिजिट, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है 32, 32, 32। तो यहाँ पे 3 और जो ग्रुप रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा के लिखते हैं, तो 3.32, ठीक है। यह भी एक रेकरिंग डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसलिए यह भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 11.215, 215। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट्स 215 यह रिपीट कर रहा है। इसे हम 11.215 इस तरह से लिख सकते हैं। और यह भी रेशनल नंबर है, यह भी रेशनल नंबर है, यह भी रेशनल नंबर, ठीक है। 131.05, 6217, 6217। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 131.05, 6217, 6217। तो इसे हम लिख सकते हैं 131.05, 6217, ठीक है। तो यह भी आपका डेसिमल नंबर जो है यह रेकरिंग डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और यह रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल होगा। अब एक हम तीसरे टाइप के डेसिमल नंबर को आपको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। 1.101, 001, 0001। अब आप पैटर्न को समझ चुके होंगे। तो यह तो डॉट जब हमने यहाँ पर लगा दिया तो आपको यहाँ पर पहले ही पता चल चुका होगा कि यह एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। बट यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। डेसिमल के बाद फर्स्ट 1 के बाद 1 0 है, सेकेंड 1 के बाद 2 0 है, थर्ड 1 के बाद 3 0 है। अभी इस 1 के बाद जानते हैं यहाँ पर 4 0 होगा। तो यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर यहाँ पर है। मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर या नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब रिपीटिंग होता तब तो यह रेशनल नंबर हो जाता है, चूँकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा बल्कि यह इरेशनल नंबर होगा।
मतलब यह बिलोंग्स टू टी होगा। ठीक है, उसी तरह से 2.507007007, ठीक है, तो यह भी आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है और यह इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि डेसिमल नंबर कब रेशनल होगा और कब इरेशनल होगा। अब एक और क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप जानते भी होंगे। जैसे हम आपसे पूछें कि अगर 5 के जस्ट बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है, यह हमारा जानते हैं नेचुरल नंबर है। 5 के जस्ट बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है, तो हम जानते हैं 6 होगा। और 5 के जस्ट पहले कौन सा नेचुरल नंबर आता है, तो 4 होगा। क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर के जस्ट आफ्टर जो नेचुरल नंबर आएगा वह इससे एक अधिक होगा, और किसी भी नेचुरल नंबर के जस्ट बिफोर जो नेचुरल नंबर आता है वह जस्ट 1 लेस होगा। क्या रेशनल नंबर के केस में ऐसा हो सकता है? जैसे 2.5 के जस्ट बाद कौन सा रेशनल नंबर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे अगर करूंगा तो क्या इसका आंसर 2.6 होगा? नहीं। अगर आप इसका आंसर 2.6 लिखते हैं तो यह टोटली रॉन्ग है। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछें 2.5 के जस्ट पहले कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो क्या आप 2.4 लिखेंगे? नहीं, यह गलत होगा। ठीक है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लेते हैं कि 2.5 आपने लिख दिया, 2.5 के जस्ट बाद 2.6 रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, 2.5 और यह 2.6। अब 2.5 के 2.51 अगर हम लिखें तो हम जानते हैं 2.51 2.5 से ग्रेटर है, 2.6 से छोटा है। तो आपने कहा कि 2.5 के जस्ट बाद रेशनल नंबर 2.6 से, मतलब बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 5 के जस्ट बाद अगर 6 नेचुरल नंबर है तो बीच में कोई और दूसरा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो उसी तरह से अगर आपने इसका आंसर दिया 2.5 के जस्ट बाद 2.6 रेशनल नंबर है, तो हमने यहाँ पर एक रेशनल नंबर लिखा है 2.51 और 2.51 से मतलब ग्रेटर है और 2.6 से लेस है। हम और भी लिख सकते हैं 2.52 2.53, और ये सारा जो भी रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है 2.5 से बड़ा है और 2.6 से छोटा है। तो यानी कि किसी भी रेशनल नंबर के जस्ट बाद अगर रेशनल नंबर हम आपसे पूछें या कोई भी आपसे पूछे कि किसी भी रेशनल नंबर के जस्ट बाद कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो इसका आंसर है नो, नहीं लिखा जा सकता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच ऑलवेज इन्फिनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। तो अगर आपने आंसर दे दिया कि यह रेशनल नंबर जस्ट इसके बाद आता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दो रेशनल नंबर के बीच यहाँ पर इन्फिनाइट रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, यह मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया है। आप इस तरह से अगर हम लिख दें 2.51 2.511 2.5111, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो 2.6 तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर बीच में हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इसी से हमारा इन्फिनाइट रेशनल नंबर फॉर्म होगा। ऐसा करते करते लास्ट में अगर हम 2.6 लिखते हैं तो यह 3 डॉट हमें बताता है कि 2.5 और 2.6 के बीच इन्फिनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर के जस्ट आफ्टर या जस्ट बिफोर रेशनल नंबर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हर केस में दो रेशनल नंबर डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच ऑलवेज इन्फिनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब मैंने आपको बताया है। अब क्या दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर भी लाइक करता है, या किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच क्या इरेशनल नंबर भी पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम मान लेते हैं 2.5 और 2.6, तो दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, ये तो आप समझ चुके होंगे। तो क्या दो रेशनल नंबर के बीच कोई रेशनल नंबर भी लाई करता है? देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे एक इरेशनल नंबर हम लिखते हैं 2.501001, तो आप देख सकते हैं 2.501, मतलब यहाँ तक के डिजिट को देखें तो यहाँ पे 2.5 और 2.501
यह इरेशनल नंबर है। सबसे पहले तो यह नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो यह इरेशनल नंबर है। इससे यह बड़ा है और इससे छोटा है। तो 2.5 और 2.6 के बीच हमने एक इरेशनल नंबर लिखा। क्या एक ही हो सकता है? नहीं, बहुत सारा हो सकता है। जैसे एक दूसरा लिखते हैं 2.5001 0001। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो हमने 2 लिखा। अब इसी पैटर्न में हम 2 जीरो के जगह पे अब 3 जीरो, और 3 जीरो के जगह पे हम 4 जीरो, और 4 जीरो के जगह पे अगर हम 5 जीरो लिखेंगे तो यह इरेशनल नंबर फिर से इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो कंक्लूजन यह निकला कि 2 इरेशनल नंबर के बीच न सिर्फ इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, बल्कि 2 रेशनल नंबर के बीच ऑलवेज इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि देयर आर ऑल एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ, इसे आपको याद रखना है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ rational number and irrational numbers lie between 2 different real numbers। ठीक है, हमने यहाँ पर रियल नंबर लिया है कि 2 डिफरेंट रियल नंबर। 2 डिफरेंट रियल नंबर्स कहने का मतलब या तो दोनों रैशनल हो सकते हैं, या दोनों इरेशनल हो सकते हैं, या एक रैशनल दूसरा इरेशनल नंबर। ये सारे केसेस में हमेशा 2 रियल नंबर के बीच ऑलवेज इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, 2 रियल नंबर के बीच ऑलवेज इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स। किसी भी रैशनल नंबर के जस्ट बाद कौन सा रैशनल नंबर होगा? इसका आंसर नो। किसी भी इरेशनल नंबर के जस्ट बाद या पहले कौन सा इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर होगा? इसका भी आंसर नो है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, या किसी भी रियल नंबर के जस्ट बाद या पहले कौन सा रियल नंबर होगा? इसका भी आंसर नो है। ठीक है, आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर लिख दिया तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 रियल नंबर के बीच ऑलवेज इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर और इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स लाई करता है। तो आपका लिखा हुआ नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमेशा इन्फिनाइट नंबर लाई करेगा ही। तो कभी भी आप किसी रैशनल नंबर या किसी रियल नंबर के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर होगा आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गलत है, और इसे आपको याद रखना है आज से, यह कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आज के अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।